हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर। क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका टोटल वेटेज 6 मार्क्स का है। आप लोगों को आई होप ध्यान है। या तो 6 मार्क्स का एक ही बड़ा क्वेश्चन हमें मिल जाएगा या फिर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 1 1 मार्क के दो शॉर्ट क्वेश्चन भी हमें मिल सकते हैं। जब मैंने आप लोगों की प्री बोर्ड की कॉपीज को चेक किया, प्री बोर्ड फर्स्ट प्री बोर्ड सेकंड की कॉपीज को चेक करते समय मुझे महसूस हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स का ये पर्टिकुलर चैप्टर थोड़ा वीक है। सो आई प्लान दिस स्पेशल क्लास फॉर यू। आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी, बट आई कैन अश्योर कि इस क्लास को आप पूरा देखते हैं तो डिसोल्यूशन के चैप्टर में आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। बिल्कुल इनिशियल से लेकर एंड तक हम इस चैप्टर को समझेंगे। फिर इसके बाद में कुछ 2 से 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम करेंगे जो हमारे प्री बोर्ड के पेपर में आए थे। वही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और ये करने के बाद में मैं आपसे चाहूँगा क्लास ओवर होने के बाद में, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद में, आप खुद कुछ 2 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। फिर भी अगर कोई क्वेरी कोई डाउट्स अगर रह जाते हैं तो आज शाम को 8 बजे एक ऑनलाइन क्लास हम जूम मीटिंग पे लेंगे, जिसमें आप 1 to 1 डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन जो भी क्वेरीज होते हैं उसका लिंक, क्लास का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आज शाम को 8 बजे वो क्लास होगी हमारी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जैसे कि मैंने बताया बिल्कुल इनिशियल से मैं बता रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, अपना माइंड पूरी तरह से ओपन रखिए और पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। द वर्ड डिसोल्यूशन मीन्स क्लोजर ऑफ द बिजनेस। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स क्लोजर। तो जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बनाएं तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमें बनाने होंगे। जब भी आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो आपको बनाना चाहिए वो है रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा पार्टनर्स लोन अकाउंट। और चौथा हमें बनाना होगा कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, जैसा भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो। देखिए, जब हमें क्वेश्चन मिलता था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, एडमिशन का, रिटायरमेंट का या फिर डेथ का, तो उसमें कुछ अलग स्टेटमेंट्स हम बनाते थे। लेकिन जब आपको डिसोल्यूशन का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। वहां पे रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, यहाँ पे बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले भी बनाते थे, अभी भी बन रहा है। पार्टनर्स लोन अकाउंट एक अलग से बनेगा। और बैलेंस शीट ना बना के हम क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट हम बनाएंगे, क्योंकि बिजनेस तो क्लोज होने जा रहा है। जब बिजनेस क्लोज हो रहा है तो बैलेंस शीट बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपको बनाने होंगे। अब जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा डिसोल्यूशन को, सबसे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन किस तरह का देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा डिसोल्यूशन का, वो कुछ इस तरह का होगा। देखिए आप, ये आपको एक बैलेंस शीट जैसा दे रखा है ना। ये आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के बाद में ऐसा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखा है। और फिर आपसे डिमांड किया जाएगा या तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए, या फिर आपसे कहा जाएगा कि प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, या फिर जर्नल एंट्रीज भी डिमांड कर की जा सकती हैं। मैं और एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह का क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल सकता है एग्जाम में। देखिए, फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें भी क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा जिसमें एक बैलेंस शीट आपको दे रखी है। बैलेंस शीट के साथ में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, देखिए, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। इस क्वेश्चन ने पर्टिकुलर रियलाइजेशन अकाउंट डिमांड किया है। बाकी सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट और कैश अकाउंट वगैरह डिमांड नहीं किया है। बट अगर सारे लेजर अकाउंट नेसेसरी लेजर अकाउंट्स के लिए कहते तो आपको चारों स्टेटमेंट बनाने हैं। अगर ये सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट डिमांड कर रहे हैं तो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। बट मेन थिंग इज क्वेश्चन का टेक्सचर कैसा होगा, क्वेश्चन किस तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा, वो मैंने यहाँ पे आपको स्पेसिफाई किया। दैट इज, एक आपको बैलेंस शीट गिवन रहेगी और बैलेंस शीट के साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको गिवन रहेगी। और फिर इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन को करना होगा। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स कि आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जब आपको डिसोल्यूशन का क्वेश्चन मिलता है। तो सबसे पहला हमें जितनी भी बैलेंस शीट के आइटम्स को, बैलेंस शीट के आइटम्स दे रखी हैं, इन बैलेंस शीट के आइटम्स को हमें ट्रांसफर कर देना है रेस्पेक्टिव अकाउंट में। रेस्पेक्टिव अकाउंट हमारे पास में क्या क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, लोन अकाउंट है, पार्टनर्स लोन अकाउंट, और हमारे पास में कैश और बैंक अकाउंट है। तो इनमें हमें ट्रांसफर कर देना है। कौन कौन से आइटम्स को कहाँ पे ट्रांसफर करना है मैं आपको क्लियर कर दूं, स्पेसिफाई कर दूं। उसके बाद हम एक बार वापस रिवाइज भी करेंगे इनको। देखिए, जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं वो आप ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को। यानी कि, और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में कैश को छोड़ के, यानी कि डेटर्स, स्टॉक,
प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एंड एग्जैक्टली। तो ये आइटम्स, ये सारे हैं एसेट्स हमारे, ये ट्रांसफर हो जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। और जो लाइबिलिटीज है वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये लाइबिलिटीज भी हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल अकाउंट में आपको क्या क्या ट्रांसफर करना है? कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे एक तो कैपिटल के बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस जो कैपिटल की गिवन है वो, और अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स आपको दे रखे हैं तो वो भी आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में। तो जैसे कि एक ही हमें कैपिटल अकाउंट में का आइटम दे रखा है, एक्यूमुलेटेड लॉस दे रखा है, इसको आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये आपको कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ये आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और रिजर्व फंड आपको दे रखा है, ये भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट का बैलेंस आपको दे रखा है, लोन टू रंजन। रंजन कौन है? रंजन आपका नहीं, पार्टनर नहीं है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, पार्टनर कौन कौन है यहाँ इस क्वेश्चन में? हमारे पास में अक्यूम और बक्यूम पार्टनर है, अकम बकम वट एवर मे बी द नेम, ये पार्टनर है। रंजन जो है, रंजन एक आउटसाइडर है। अगर ये पार्टनर होता रंजन तो हम पार्टनर्स लोन अकाउंट में इसका बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, लेकिन रंजन पार्टनर नहीं है, रंजन कोई एक आउटसाइडर है। तो इस रंजन को भी हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। पार्टनर्स लोन अकाउंट में तो सिर्फ पार्टनर का खुद का लोन अगर है तो ही ट्रांसफर होता है, अदरवाइज पार्टनर्स लोन अकाउंट आपको बनाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कोई पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं है, इसमें लोन टू रंजन है। तो लोन टू रंजन तो क्या होगा, क्योंकि आउटसाइडर है ये, तो इसलिए इसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे। लास्टली बचा कौन हमारे पास में? लास्टली हमारे पास में बचा है कैश इन हैंड का बैलेंस, तो वो कैश अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, दैट इज ट्रांसफर ऑल द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट टू द रेस्पेक्टिव अकाउंट्स। रेस्पेक्टिव अकाउंट्स का मतलब क्या क्या चीजें हैं? रेस्पेक्टिव अकाउंट्स का मतलब मैंने आपको बताया, देखिए, ट्रांसफर ऑल द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट टू द रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स, यानी कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। कैपिटल बैलेंसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेज एंड रिजर्व्स, इन्हें आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और कैश एंड बैंक का बैलेंस अगर है तो कैश अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, दैट इज ट्रांसफर ऑल द आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, ट्रांसफर ऑल द आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट टू द रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स? सेकेंड स्टेप हमारा रहेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स एज पर एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हुए आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वेरियस आइटम्स का करेंगे। जैसे कि मैं आपको अभी क्वेश्चन दिखा रहा था, इस क्वेश्चन में भी आप देखिए कि पहले बैलेंस शीट की सारी आइटम्स को हमने ट्रांसफर कर दिया। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर ए, एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर बी, एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर सी, एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर डी, जो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है हर एडिशनल इन्फॉर्मेशन को एक एक को आप पढ़ते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप करते जाएंगे। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या रहता है? सेकंड स्टेप हमारा रहता है टू मेक द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स एज पर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना है। पहला स्टेप क्या था हमारा, ट्रांसफर ऑल द आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट टू द रेस्पेक्टिव अकाउंट्स। दूसरा क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो भी कर दिया। तीसरा हमारा काम रहता है अगर कोई लाइबिलिटी अनपेड रह गई तो पे करेंगे हम उसे एट द बुक वैल्यू। कोई भी लाइबिलिटी अगर अनपेड रह गई उसके बारे में अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो उसको बुक वैल्यू पे पेमेंट करेंगे। और अगर कोई एसेट अनरियलाइज रह गया है, टेंजेबल एसेट, राइट, टेंजेबल एसेट अगर कोई अनरियलाइज रह गया तो उसे भी हम बुक वैल्यू पे रियलाइज करेंगे। और लास्ट स्टेप हमारा रहता है रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसे आप ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसे आप ट्रांसफर करेंगे कैश अकाउंट में। और कैश अकाउंट का जो टोटल है वो इक्वल आ जाना चाहिए। अगर कैश अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आ जाता है इसका मतलब आपका सॉल्यूशन सही है। तो मैं फिर से बता दूं, आपको डिसोल्यूशन का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा तो टोटल 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप में बैलेंस शीट की जितनी भी आइटम्स है वो सारी की सारी आप ट्रांसफर कर देंगे या तो रियलाइजेशन अकाउंट में या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या फिर कैश अकाउंट में। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, एक बार जो आइटम्स को ट्रांसफर कर दिया, दूसरे स्टेप में आपको जैसे जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहता है वैसे वैसा आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सबका करते जाना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक बार खत्म हो जाती है उसके बाद चेक करना है क्या कोई लाइबिलिटी अनपेड रह गई है, अगर रह गई है तो उसको बुक वैल्यू पे पेमेंट करें।
क्या कोई टेंजेबल एसेट अनरियलाइज रह गया है, अगर रह गया है तो उसको बुक वैल्यू पर रियलाइज करें। और लास्ट स्टेप हमारा रहता है रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा उसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है उसे हम कैश अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और क्लोज कर देंगे। यहाँ तक एक बार वापस से रिकॉल कर लें, रिवाइज कर लें चीज़ों को। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट लगता है तो आप पूछिए, नोट डाउन कर लें कॉपी में, जिससे शाम को क्लास में आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम अभी आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप रहता है जर्नल एंट्रीज। आपको जब क्वेश्चन मिलता है तो क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज आप किस तरह से पास करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो देखिए, सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। जितने भी एसेट्स होंगे वो सारे के सारे आप ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट, ट्रांसफर हो गए एक बार सारे एसेट्स। इसी तरह से सारी लाइबिलिटीज को भी आपको ट्रांसफर कर देना रियलाइजेशन अकाउंट में। तो लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने के लिए जनरल एंट्री होगी हमारी सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने के लिए जनरल एंट्रीज आप कैसे याद रखेंगे। देखिए, आपको सबको पता है कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, और क्योंकि यहाँ पे डिसोल्यूशन का हम पढ़ रहे हैं, यानी कि सारे अकाउंट्स को हमें क्लोज कर देना है, तो एसेट्स का जिनका डेबिट बैलेंस होता है उन्हें हमने क्रेडिट करके और रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और एसेट्स अकाउंट को क्लोज कर दिया। लाइबिलिटीज का तो जनरल एंट्री बन के रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, और क्रेडिट बैलेंस की किसी चीज को हमें क्लोज कर देना तो हम क्या करेंगे, हमने उसको डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे लाइबिलिटीज को डेबिट किया और हमने उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया। एसेट्स जिनका डेबिट बैलेंस था उन्हें क्रेडिट करके हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। लाइबिलिटीज जिनका क्रेडिट बैलेंस होता है उनको हमने डेबिट करके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कर दिया आपने अकाउंट्स को क्लोज। अब बात आती है इनको रियलाइज करने की। तो देखिए, जब एसेट्स को रियलाइज करने की बात आती है तो हमारे पास में तीन ही ऑप्शन होंगे। ऑप्शन नंबर वन, एसेट विल बी रियलाइज्ड इन कैश। ऑप्शन नंबर टू, एसेट विल बी टेकन ओवर बाय द पार्टनर। ऑप्शन नंबर थ्री, एसेट्स विल बी गिवन टू द लाइबिलिटी। ऑप्शन पहला क्या है, कैश में रियलाइज हो। दूसरा ऑप्शन, पार्टनर उसको ले ले। और तीसरा ऑप्शन, उसको हम किसी लाइबिलिटी को पेमेंट करने, सेटल करने के लिए पेमेंट कर दें। तो देखिए, आपने सपोज मशीनरी को सेल किया तो आपकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। सपोज आपने बिल्डिंग को सेल किया तो आपकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। सपोज आपने फर्नीचर सेल किया तो आपकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। यानी जब भी हम किसी एसेट को सेल करते हैं और कैश रियलाइज करते हैं, कैश रिसीव करते हैं, तो हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाती है, हमारी जनरल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। अब बात यहाँ पे आपको एसेट नहीं लिखना, आपको लिखना है यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। बीइंग एसेट रियलाइज्ड इन कैश। आपने बिल्डिंग सेल करेंगे तो भी जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होगी, फर्नीचर सेल करेंगे तो भी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होगी, डेटर से आप मनी रिसीव करेंगे तो भी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होगा, स्टॉक को आप सेल करेंगे तो भी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होगा। कोई भी एसेट आप जब रियलाइज करते हैं, कोई भी एसेट कैश में अगर रियलाइज होता है तो जनरल एंट्री फिक्स है उसकी, क्या, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके अलावा अगर आप कैश में रियलाइज नहीं कर रहे हैं बल्कि आपको क्या हो रहा है, एसेट कोई पार्टनर ले रहा है, तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग एसेट
टेकन ओवर बाय पार्टनर। ठीक है, अगर कैश में रियलाइज हो तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अगर पार्टनर ने लिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तीसरा ऑप्शन होता है कि आपने किसी एसेट को सेटल कर दिया है लाइबिलिटी से, मतलब सपोज क्रेडिटर थे, क्रेडिटर्स को आपको पेमेंट करना था, आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बजाय आपने क्रेडिटर्स को बोला स्टॉक ले जाओ, आपने क्रेडिटर्स को बोला फर्नीचर ले जाओ, यानी आपने एक एसेट लाइबिलिटी को देके सेटल कर दिया है। जब भी कोई एसेट किसी लाइबिलिटी से सेटल होता है तो उसकी सिचुएशन में होती है नो जर्नल एंट्री। व्हेन अ लाइबिलिटी इज सेटल्ड बाय गिविंग एन एसेट, नो जर्नल एंट्री इज पास्ड। ये भी आपको याद रखना है। किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट करने के बदले में हम उसको कैश ना देके और पार्टनर उसकी लाइबिलिटी को अज्यूम ना करके अगर किसी एसेट से सेटल करते हैं किसी लाइबिलिटी को, तो ऐसी सिचुएशन में कोई जर्नल एंट्री नहीं की जाएगी, नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। राइट, तो ये तो मैंने आपको बताया एसेट्स का। अब आ जाते हैं लाइबिलिटीज पे, कि लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए क्या ऑप्शन रहता है। सपोज आप क्रेडिटर्स का पेमेंट करते हो, जनरल एंट्री क्या करोगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सपोज आप बिल्स पेबल का पेमेंट करते हो तो आप जनरल एंट्री क्या करोगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे भी वही करना है, बस ये है हम लाइबिलिटी का नाम ना लिख के हम क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। जब भी किसी लाइबिलिटी का पेमेंट आप कैश में करेंगे तो आपकी जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट बीइंग लाइबिलिटी पेड इन कैश। ठीक है, और वहीं लाइबिलिटी को कैश में पेमेंट ना करें बल्कि कोई पार्टनर एक्सेप्ट कर ले, पार्टनर इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि हम मैं लाइबिलिटी को पेमेंट करूंगा, तो जनरल एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लाइबिलिटी का पेमेंट आपने कैश में किया तो रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और अगर वहीं लाइबिलिटी का पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर ने ली है तो रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर। और वहीं पे अगर किसी लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए आपने कोई एसेट उसको दे दिया है, किसी एसेट से लाइबिलिटी का आपने सेटलमेंट किया है, तो अगेन नो जर्नल एंट्री, है ना। तो ये मैंने आपको जनरल एंट्रीज बताई। सबसे पहले हम सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। इसके बाद में एसेट्स को रियलाइज करने के लिए हमारे पास में ऑप्शन क्या है, या तो एसेट को रियलाइज करेंगे कैश में तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, या फिर पार्टनर उसको एसेट को ले लेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसी तरह से लाइबिलिटी को पेमेंट करने की बात आती है तो या तो हम लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे कैश में, तो यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फिर लाइबिलिटी को पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर ले लेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया। और अगर किसी लाइबिलिटी का पेमेंट करने के बदले में आप उसको कोई एसेट दे देते हैं, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। मैं पहले सारे नोट्स आपको शॉर्ट में समझा के और डायरेक्टली फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन कोई डाउट अगर आपके माइंड में लग रहा है, अराइज हो रहा है, तो आप पूछिए, अदरवाइज हम इसमें आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन को ले रहा हूँ आपके सामने, जो थोड़ी देर पहले अभी हमने डिस्कस भी किया था। Akam and Bakam are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. The balance sheet of the firm on 31st March 2023 was as follows. पूरे कंसंट्रेशन से आप देखें कि मैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। एक बार अगर आपके माइंड में सेट हो गया प्रोसीजर, एक बार आपको ट्रैक अगर मिल गया, आई अश्योर यू कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से ज़्यादा इजी कोई चैप्टर कोई टॉपिक पूरे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ एक बार आपको थोड़ा सा इसका
क्राइटेरिया समझने की देर है। नाउ आपको क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड ऐसे करके पूरी बैलेंस शीट दे रखी है, राइट। इसके बाद में हमें कुछ एडिशनल फॉर्मेशन भी दिए, A B C D करके एडिशनल फॉर्मेशन भी दिए, सब चीज हम बाद में पढ़ेंगे। लास्ट सेंटेंस पे आते हैं, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन ने मुझे क्या कहा है? क्वेश्चन ने मुझे रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए डिमांड किया है। मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर कैश एंड बैंक अकाउंट नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए ही क्वेश्चन ने डिमांड किया है। और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का आया है, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, राइट। चलिए, तो इसको अब हम देखते हैं जल्दी से। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है तो मुझे बैलेंस शीट में से कौन कौन सी आइटम्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करनी होगी। तो मैंने आपको बताया था, जितनी भी एसेट्स, टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल, और जो भी लाइबिलिटीज हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज, वो हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एक बार देख लेते हैं। क्रेडिटर्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, बिल्स पेबल रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। ये तीनों लाइबिलिटीज हैं और तीनों लाइबिलिटीज हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा ध्यान रखना, जब भी चीजें ट्रांसफर होंगी ना, वो क्रॉस में ट्रांसफर होती हैं। यानी कि जब आप लाइबिलिटी साइड की किसी आइटम को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, और एसेट साइड की किसी आइटम को जब आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो आप उसे ट्रांसफर करेंगे टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ऑल द थिंग्स विल बी ट्रांसफर्ड इन द क्रॉस। जो भी लाइबिलिटी साइड के आइटम्स हैं वो क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएंगी रियलाइजेशन के, और जो भी एसेट साइड के आइटम्स हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर होंगी। क्रॉस में आइटम्स को आपको ट्रांसफर करना है। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, लाइबिलिटी साइड पे से आपको क्या क्या ट्रांसफर करना है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आपका रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या क्या अमाउंट इनके दे रखे हैं, 60,000, 20,000, 50,000। चलिए ट्रांसफर करते हैं हम सबसे पहले इन आइटम्स को, उसके बाद इसके आगे के क्वेश्चन को हम देखेंगे। ये मैंने बनाया फॉर्मेट रियलाइजेशन अकाउंट का, पर्टिकुलर्स रुपीज, दैट इज अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, राइट। अब हम आइटम्स को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड के आइटम्स थी वो हम ट्रांसफर करेंगे टू द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में मैं ट्रांसफर करना स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए मैंने क्या लिखा है, बाय लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड, और जो जो लाइबिलिटीज आप ट्रांसफर कर रहे हैं अब उनका नाम लिखते जाएंगे हम। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। याद रखिए स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भी एक लाइबिलिटी होती है। कभी कभी क्योंकि इसके नाम में वर्ड फंड लगा हुआ है तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है, वो सोचते हैं ये रिजर्व होगा या कोई रिजर्व फंड का टाइप का उसको समझते हैं, बट नहीं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज ऑल्सो ए लाइबिलिटी टू बी, इट विल बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। अब इनके अमाउंट्स एक बार वापस से देख लेते हैं क्या क्या थे। हमने तीनों आइटम को ट्रांसफर तो कर ही दिया है। अमाउंट्स मुझे दे रखे हैं क्वेश्चन में, देखिए 60,000, 20,000 एंड 50,000। 60, 20 एंड 50 ये हम ट्रांसफर कर देंगे अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। 60,000, 20,000 एंड 50,000। जित जो वैल्यू आपको बैलेंस शीट में दे रखी है एज इट इज, वो सेम वैल्यू आपको ट्रांसफर कर देनी है लाइबिलिटी साइड से उठाकर रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। तो टोटल हमारे पास में कितना हो गया, 1,30,000 आउटर कॉलम में। ठीक है, तो ये हमारा पहला काम हो गया कि हमने बैलेंस शीट से लाइबिलिटीज को उठा के रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर किया है। आते हैं अब हम दोबारा से क्वेश्चन में, क्या क्या हमें और दे रखा है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो ट्रांसफर करनी होती है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप ट्रांसफर करते हैं एसेट्स, टेंजेबल एसेट्स एज वेल एज इनटेंजेबल एसेट्स, और लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज जो है वो भी ट्रांसफर होती हैं। तो हमने क्रेडिटर्स को, बिल्स पेबल को और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को, इन तीन लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया रियलाइजेशन अकाउंट में। और
अब बात आती है रिजर्व फंड की। तो रिजर्व फंड कहाँ पे जाएगा स्टूडेंट्स? रिजर्व फंड जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैपिटल अकाउंट के जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें डिमांड नहीं किया है, तो इन आइटम्स को हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। रिजर्व फंड और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को मैं इस क्वेश्चन में यूटिलाइज नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं, एसेट साइड पे हम आते हैं। एसेट साइड पे हमें कुछ एसेट्स दे रखे हैं। सबसे पहला आइटम हमें दे रखा है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या होता है? कैश इन हैंड, जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश अकाउंट में ही बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, ऑब्वियसली ऑन द डेबिट साइड। जैसे कि मैंने बताया चीजें क्रॉस में जाती हैं, तो एसेट साइड की सारी चीजें हमेशा डेबिट साइड पे जाएंगी। तो कैश इन हैंड का 10,000 रुपीज कैश अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट डिमांड किया गया है, तो हम कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे, और ये जो कैश इन हैंड का बैलेंस हमें दे रखा है इसको हम इग्नोर कर देंगे। अब डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ये चार एसेट्स हैं जो मुझे ट्रांसफर करने हैं अपने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर। डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, तो हम ट्रांसफर करेंगे टू एसेट्स ट्रांसफर्ड। कौन कौन से एसेट्स हैं हमारे पास में? सबसे पहला आ, एक बार वापस देख लेते हैं क्या क्या एसेट्स हमारे पास में थे। डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग। डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग। जो भी एसेट्स हैं, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो या इंटेंजिबल एसेट्स लाइक पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इस तरह के अगर कोई इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं तो वो भी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। जो भी एसेट्स हैं वो सारे के सारे आपको ट्रांसफर करने हैं रियलाइजेशन के डेबिट में। अब इसका अमाउंट ले लेते हैं। आई होप ये चीजें आप ऑलरेडी आपको याद हो चुका है कि जो जो भी आइटम्स लाइबिलिटी साइड की हैं वो ट्रांसफर होंगी टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, और जो भी बैलेंस शीट में एसेट साइड के आइटम्स हैं वो ट्रांसफर होंगे टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। क्या क्या ट्रांसफर होंगे रियलाइजेशन अकाउंट में? जो लाइबिलिटीज हैं वो ट्रांसफर होंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, और जो एसेट्स हैं अदर देन कैश वो एसेट्स ट्रांसफर होंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब अमाउंट मैं ले लेता हूँ। डेटर्स एंड स्टॉक 70,000, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग 80,40 एंड 80,000, 70,70,40 एंड 80, ये बैलेंसेस हमें ट्रांसफर करने हैं कहाँ पे? अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। 70,000, 70,000, 80,000, आई थिंक 40,000, सॉरी, लेट मी चेक वंस अगेन। 40,000 एंड 80,000, 40,000 एंड 80,000, टोटल हमारा कितना हो जाता है? देखिए 70 एंड 70, 140, 140 एंड 120, 260, 2,60,000 टोटल ना। 70 एंड 70, 140, 140 एंड 40, 180 एंड 180 एंड 80,000, 2,60,000। तो अभी तक मैंने क्या किया है? मैंने जो भी एसेट्स थे उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है, जो भी लाइबिलिटीज थी उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है। इस क्वेश्चन में और भी कुछ आइटम्स दे रखी हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। रिजर्व फंड क्योंकि कैपिटल अकाउंट में जाता है, तो इस क्वेश्चन में हमें रिजर्व फंड को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। कैपिटल अकाउंट के जो ओपनिंग बैलेंसेज हैं उन्हें भी इस क्वेश्चन में हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। एक मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट दे रखा है, ये भी हमारे कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे जाके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में राइट ऑफ हो जाएगा। अगेन क्योंकि कैपिटल अकाउंट हम नहीं बना रहे हैं तो इस आइटम को हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक ही आइटम है, लोन टू राजन। लोन टू राजन ये भी आपका एक एसेट है। राजन यहाँ पे कोई पार्टनर नहीं है। अगर यही पार्टनर होता तो पार्टनर्स लोन अकाउंट, चाहे वो लोन टू पार्टनर है या लोन फ्रॉम पार्टनर है, दोनों लोन अकाउंट अलग से बनता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक ये आउटसाइडर्स लोन है, लोन टू द आउटसाइडर है, तो ये भी एक हमारा एसेट मानते हुए हम क्या करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के
डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे। लोन टू राजन ₹20,000, इसे भी हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। टू लोन टू राजन ₹20,000, ये भी हमारा ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। हम चाहते तो इनको बाकी एसेट्स के साथ भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। लोन टू राजन को कोई दिक्कत नहीं है, आउटसाइडर लोन होता है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है। क्योंकि मैं बैलेंस शीट की सारी आइटम्स ऑलरेडी अब ट्रांसफर कर चुका हूँ, अब सीधा मेरा काम क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप एडिशनल इन्फॉर्मेशन पाओ। एक एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ते जाओ और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करते जाओ। देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर फर्स्ट, डेटर्स रियलाइज ₹50,000 एंड स्टॉक रियलाइज ₹80,000। डेटर्स ₹50,000 एंड स्टॉक ₹80,000। तो बैलेंस शीट में जो आइटम्स मुझे दे रखी थी वो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर कर दी। अब बैलेंस शीट में कौन सी आइटम कितने की दे रखी थी दोबारा ये चीज मुझे देखने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, एडिशनल फॉर्मेशन में जो जो जैसा जैसा लिखा है उसके हिसाब से मुझे उसका ट्रीटमेंट करना है। किसी भी एसेट को रियलाइज करने के लिए हमारे पास में दो ही ऑप्शन होते हैं स्टूडेंट्स, या तो हम ये देखिए ये डेटर्स और स्टॉक की बात हो रही है। जहां पे आपने डेटर्स और स्टॉक यानी कि जहां पे आपने एसेट्स को ट्रांसफर किया है जस्ट उसके अपोजिट साइड पे आप आ जाइए और अपोजिट साइड पे आप इसको रियलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इसका रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे, रियलाइज करने के लिए मेरे पास में दो ही ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है बाय कैश अकाउंट और दूसरा मेरे पास में होता है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो हम सिंपली बाय कैश अकाउंट ही लिखेंगे। तो डेटर्स एंड स्टॉक, डेटर्स को मैंने रियलाइज किया 50,000 में और स्टॉक को मैंने रियलाइज किया 80,000 में। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अमाउंट दे रखा है वही अमाउंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आउटर कॉलम आ जाएगा 1,30,000 और इसकी हाथों हाथ इमीडिएट आप लेजर पोस्टिंग भी कर देंगे। कैश अकाउंट में आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन और 1,30,000 आप वहां पे मेंशन कर देंगे। हो गया, हमने जैसा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहा था उसके हिसाब से इन दोनों एसेट्स को रियलाइज कर लिया 50 एंड 80। किस नाम से रियलाइज किया, बाय कैश। इसके अलावा और क्या ऑप्शन हो सकता था मेरे पास में, मैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकता था अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर इन एसेट्स को लेता तो। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया था, सिंपली ये लिखा डेटर्स रियलाइज ₹50,000, स्टॉक रियलाइज ₹80,000। तो जहां पे मैंने डेटर्स और स्टॉक को लिखा था उसके अपोजिट साइड में बाय कैश लिख के मैंने उसको रियलाइज कर लिया। ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, पूरे कंसंट्रेशन से देखते जाए। पहला एडिशनल फॉर्मेशन मेरा हो चुका है। अब मैं आता हूँ अपने एडिशनल फॉर्मेशन नंबर सेकंड पे। एडिशनल फॉर्मेशन नंबर सेकंड मुझे क्या कहता है, एडिशनल फॉर्मेशन नंबर सेकंड में लिखा है पॉइंट नंबर बी में, आकम जो कि एक पार्टनर है टुक अवे द मशीनरी। तो मशीनरी कैश में रियलाइज नहीं हुई है, मशीनरी को एक पार्टनर ने लिया है एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹30,000। ठीक है, अब इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम ले लेते हैं, आकम का कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम इसको लेंगे। मशीनरी जहां पे मैंने लिख रखी है प्लांट एंड मशीनरी, उसके अपोजिट में मैं लिखूंगा बाय आकम कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर कैश में रियलाइज होता है तो हम लिखते हैं बाय कैश अकाउंट, और अगर कोई पार्टनर लेता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आकम्स कैपिटल अकाउंट कितने में लेना है इसने एज्यूम किया है, जो एडिशनल फॉर्मेशन में दे रखी है वैल्यू उसी वैल्यू को आपको कंसिडरेशन में लेना है। तो देखेंगे आपके क्वेश्चन में पॉइंट नंबर बी में दिया है कि मशीनरी हैव बीन टेकन फॉर ₹30,000, तो हम इसको 30,000 में ही रियलाइज करेंगे। ₹30,000 जहां पे हमने मशीनरी ट्रांसफर की थी जस्ट उसके अपोजिट साइड पर है ना, आप साफ साफ देख रहे हैं जहां पे मैंने मशीनरी लिख रहा था प्लांट एंड मशीनरी, जस्ट उसके अपोजिट में मैंने लिखा बाय आकम्स कैपिटल अकाउंट ₹30,000। हाँ, एक और आप काम करें इसमें इंपॉर्टेंट है कि ब्रैकेट में मेंशन कर दें कि किस चीज के लिए लिखा है आपने, मशीनरी के लिए। ब्रैकेट में उस चीज को जरूर मेंशन करें कि यहाँ तो हमने लिख ही दिया था, कैश के बाद में हमने लिखा था डेटर्स और स्टॉक। अब यहाँ पे बाय आकम्स कैपिटल अकाउंट किसके लिए आया, मशीनरी के लिए आया, तो ब्रैकेट में उसको मेंशन कर दें कि ये आकम्स कैपिटल अकाउंट आपने किस आइटम के लिए लिखा है, 30,000 किस चीज का आया है, मशीनरी का आया है। आगे बढ़ते हैं, दो एडिशनल फॉर्मेशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मैं आता हूँ एडिशनल फॉर्मेशन नंबर थर्ड पे, दैट इज पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी जो है वो क्या कहता है, पॉइंट नंबर सी को देखिए, बाकम, अगेन दिस इज ऑल्सो
another partner takes over the building at a valuation of rupees 1 lakh। इस बार बिल्डिंग की बात आ रही है कि एक और एसेट जो बिल्डिंग था वो दूसरे पार्टनर ने ले लिया। तो अगेन सेम ट्रीटमेंट रहेगा, जो ट्रीटमेंट हमने अभी किया था बिल्कुल वैसा सेम टू सेम ट्रीटमेंट है। जहां पे आपको क्वेश्चन में बिल्डिंग लिखी हुई दिख रही है उसके जस्ट अपोजिट साइड पे आप आ जाइए, और अपोजिट में आके हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बाय पाकम्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखिए स्टूडेंट्स बिल्डिंग, है ना। ब्रैकेट में वो चीज आप मेंशन कर देंगे तो उससे क्या रहेगा, क्लैरिटी रहेगा कि हमने ये अमाउंट किस चीज के लिए मेंशन किया है, हमने पर्टिकुलर कैपिटल अकाउंट किस चीज के लिए लिखा है। और अमाउंट लिखेंगे जितने में बिल्डिंग रियलाइज हुआ 1 लाख रुपीज। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो वैल्यू दे रखी है वही वैल्यू आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, 1 लाख रुपीज। ठीक है। तो 3 एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन थर्ड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अभी कुछ और चीजें बाकी हैं तो उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। बाकम स्टॉक ओवर बिल्डिंग, तो बिल्डिंग तो हो गया आपका 1 लाख का। आगे लिखा है एग्रीज टू पे ऑफ क्रेडिटर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5,000। क्रेडिटर्स कितने के दे रखे हैं हमें, हमें 60,000 के क्रेडिटर्स दे रखे हैं। और इस 60,000 के क्रेडिटर्स पे ऑफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है, एक पार्टनर ने ली है। और कितने में पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5,000। भाई 60,000 के आइटम है, 5,000 के डिस्काउंट पे उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो हम कितना पेमेंट करेंगे, हम 55,000 का पेमेंट करेंगे। और 55,000 का पेमेंट करने के लिए मेरे पास में दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन कैश अकाउंट, दूसरा ऑप्शन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे मैं क्या फॉलो करूंगा, मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉलो करूंगा, क्योंकि इसने मेंशन किया है बाकम्स एग्रीज टू पे ऑफ द क्रेडिटर्स। 55,000 कहाँ से आया, 60,000 के क्रेडिटर्स थे, 5,000 के डिस्काउंट पे पे करने का डिसाइड किया है, पार्टनर ने डिसाइड किया है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से 55,000 रुपीज का मुझे पेमेंट करना है क्रेडिटर्स को। आ जाते हैं हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ लिखा हुआ दिख रहा है आपको, क्रेडिटर्स। आप देखेंगे ये क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, जहां पे आपने क्रेडिटर्स लिखा है जस्ट उसके अपोजिट साइड पर आप उसका पेमेंट करेंगे। तो देखिए टू बाकम्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में मेंशन करेंगे हम क्रेडिटर्स, और अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे 55,000। 60,000 के थे, 5,000 के डिस्काउंट पे हमने इनको अज्यूम किया है, तो 55,000 आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जहाँ पे क्रेडिटर्स थे जस्ट उसके अपोजिट में दो ही ऑप्शन है, या तो हम टू कैश लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था पार्टनर ने उसका लाइबिलिटी अज्यूम किया है, तो हमने लिखा है टू बाकम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर्स ₹55,000। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो अपने नोट डाउन करें आप, और अदरवाइज हम इसको देखते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 4। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 4 को जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 4, एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी जो अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है, ऑफ ₹20,000 वॉज डिस्चार्ज बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। एक ऐसे एसेट से जो एसेट भी रिकॉर्डेड नहीं है, लाइबिलिटी भी अनरिकॉर्डेड है, एसेट भी अनरिकॉर्डेड है, इन फुल सेटलमेंट। चाहे रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड, लेकिन बात क्या है, बात यह है द लाइबिलिटी हैव बीन सेटल्ड थ्रू एन एसेट। मैंने आपको बताया था जब भी किसी लाइबिलिटी का पेमेंट हम करते हैं किसी एसेट के थ्रू, जब भी किसी लाइबिलिटी का पेमेंट हम करते हैं किसी एसेट के थ्रू, तो उस एसेट और उस लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल क्लियर कट सिस्टम है। किसी भी एसेट को अगर आपने रियलाइज किया है, लाइबिलिटी के किसी भी लाइबिलिटी को आपने पेमेंट किया है किसी एसेट के थ्रू सेटल करके, तो ऐसे एसेट और ऐसी लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब पॉइंट नंबर डी का कुछ भी रिकॉर्डिंग इस रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं होगा। पॉइंट नंबर ई की तरफ आते हैं हम। पॉइंट नंबर 5 लास्ट पॉइंट है, द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन केम टू ₹5,000। एक्सपेंसेस को पेमेंट करने के भी दो ऑप्शन आपके पास में, पहला आप कैश में पेमेंट कर दे, दूसरा पार्टनर उसका पेमेंट कर दे। कैश में पेमेंट करेंगे तो लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी, कैश में पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और पार्टनर पेमेंट करेगा तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो ही ऑप्शन है, या तो आप पेमेंट करेंगे कैश में या फिर पेमेंट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन केम टू ₹5,000 एंड वर पेड बाय बाकम।
वर पेड बाय बाकम, यानी कि पार्टनर ने उनका पेमेंट करना अज्यूम किया है एक पार्टनर ने। हाउएवर एज पर द एग्रीमेंट दे वर टू बी बोर्न बाय आकम। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि क्या ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म के हैं, क्या इन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को फर्म बियर करेगा? आंसर इज क्लियर कट नो। इस क्वेश्चन के बाद में, जस्ट क्वेश्चन एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद में मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता दूं, सिंपल वर्ड्स में, क्या कि जब कभी भी किसी रियलाइजेशन एक्सपेंस का हम पेमेंट करते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पेमेंट करने के लिए दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कौन बियर कर रहा है और कौन उसका पेमेंट कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय वन पार्टनर एंड पेड बाय अनदर पार्टनर। तो जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बियर करता है उसे तो हम करते हैं डेबिट, तो ऑथेंटिकली यहाँ पे होना है आकम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। और जो पेमेंट करता है उसे हम करते हैं क्रेडिट टू बाकम्स कैपिटल अकाउंट। और फिर अमाउंट आ जाएगा 5,000 रुपीज का। अब आप देखेंगे ये जो जनरल एंट्री, मैं फिर से बता दूं, जो बियर करता है, जो पार्टनर बियर करेगा उसे तो आपको करना है डेबिट, और जो पार्टनर पे करेगा उसे आपको करना है क्रेडिट। तो हमने यहाँ पे जनरल एंट्री की आकम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बाकम्स कैपिटल अकाउंट, और इस जनरल एंट्री में आप देखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट कहीं भी नहीं आया, ना डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट है, क्रेडिट में रियलाइजेशन अकाउंट आया। इट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस जनरल एंट्री की लेजर पोस्टिंग रियलाइजेशन अकाउंट में होगी क्या? आंसर इज नो, क्योंकि इस जनरल एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट नहीं आया। तो पॉइंट नंबर ई की का भी रिकॉर्डिंग आपका रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं होगा। पॉइंट नंबर ए, डेटर्स एंड स्टॉक को मैंने रिकॉर्ड कर दिया, फिर मैंने मशीनरी को रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद मैंने बिल्डिंग और क्रेडिटर्स को कर दिया। अनरिकॉर्डेड एसेट को, क्योंकि मैंने लायबिलिटी से सेटल किया था, उसको रिकॉर्ड करना नहीं है। और जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है उसके भी जनरल एंट्री मैंने यहाँ पे की, उसके भी रिकॉर्ड रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं करना है, डायरेक्टली एडजस्टमेंट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। इसका मतलब यह है कि जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उन सबका ट्रीटमेंट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो मैंने आपको, जैसे कि रिकॉल करेंगे आप, बताया था कि क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। जब कभी भी आपको क्वेश्चन मिलता है डिसोल्यूशन का, तो आपके सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? ट्रांसफर ऑल द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में कौन सी चीजें ट्रांसफर करने? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को। उसके बाद में सेकंड स्टेप रहेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो भी हमने कर दिया। अब थर्ड स्टेप आता है स्टूडेंट्स, दैट इज जो लाइबिलिटीज है उनमें चेक करो क्या कोई अनपेड लाइबिलिटी तो नहीं रहेगी, और एसेट्स में चेक करो कहीं कोई अनपेड या फिर अनरियलाइज्ड एसेट तो नहीं रह गया। अगर कोई लाइबिलिटी अनपेड रहेगी तो उसको बुक वैल्यू पे पेमेंट करना है। अगर कोई एसेट अनरियलाइज रह गया, टेंजेबल एसेट, इंटेंजेबल वाला नहीं, टेंजेबल एसेट अगर कोई अनरियलाइज रह गया तो उसको बुक वैल्यू पे अपन को रियलाइज करना है। तो हम लेते हैं सबसे पहले लाइबिलिटीज के लिए, लाइबिलिटीज को। चलिए आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन में। तो देखिए, क्या मैंने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया? आंसर इज यस। क्या मैंने बिल्स पेबल का पेमेंट किया? आंसर इज नो। क्या मैंने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का पेमेंट किया? आंसर इज नो। तो बिल्स पेबल ऑफ ₹20,000 एंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑफ ₹50,000 शैल बी पेड ऑफ एट देयर बुक वैल्यूज। देखिए ध्यान से, स्टेप नंबर 3, यहाँ पे बिल्स पेबल और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का हम पेमेंट करेंगे टू कैश अकाउंट। जब क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो, मैं कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि ये विजिबल नहीं है। जब क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो हम जो पेमेंट करते हैं वो हम कैसे करते हैं? पेमेंट हमें करना है कैश के थ्रू। कैश और पार्टनर दो ही होते हैं ऑप्शन, तो हमारे पास में तीसरा तो ऑप्शन होता नहीं है, राइट? तो हम पेमेंट करते हैं टू कैश अकाउंट, और लिखेंगे हम यहाँ पे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का बुक वैल्यू है 20,000, पूरा बुक वैल्यू पे पेमेंट होगा। और हम लिखेंगे यहाँ पर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का भी बुक वैल्यू पे पेमेंट होगा पूरा 50,000। आउटर कॉलम में जाएगा ये 70,000। ठीक है, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ सारी चीजें। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया? मैंने सारे एसेट्स को ट्रांसफर किया और सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया रियलाइजेशन अकाउंट में। इसके बाद में एक एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ता गया, और अगर
कैश में रियलाइज हुए थे एसेट तो मैंने बाय कैश लिखा, और अगर पार्टनर ने उस एसेट को लिया था तो मैंने बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा। जो पेमेंट किसी लाइबिलिटी का हुआ था, किसी लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ था कैश में, तो हमने टू कैश लिखा है यहाँ पे। और जिस लाइबिलिटी का को पार्टनर ने लिया है तो हमने उसके लिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है। उसके बाद में लास्टली हमने देखा कहीं कोई लाइबिलिटी ऐसी है क्या जिसका पेमेंट नहीं हुआ था, तो हमने देखा कि बिल्स पेबल और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, दो लाइबिलिटी ऐसी रह गई थी जिनका पेमेंट नहीं हुआ था, तो उनको हमने बुक वैल्यू पे पेमेंट किया। अब देखिए यहाँ पे एक एसेट ऐसा रह गया है जिसको हमने रियलाइज नहीं किया है, तो इसको भी हम बुक वैल्यू पे रियलाइज करेंगे बाय कैश अकाउंट। और ये किस चीज का है, लोन जो हमने दे रखा है राजन को, वो अमाउंट हमें रियलाइज करना है उसकी बुक वैल्यू पे। तो ये काम भी हो गया। अब हमारा आता है लास्ट स्टेप। चार में से हमारे थ्री स्टेप्स हो चुके हैं। हमने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया, हमने एडिशनल फॉर्मेशन को फॉलो किया, हमने अनरिकॉर्डेड अनपेड लाइबिलिटीज का पेमेंट किया, और अनरियलाइज्ड एसेट का रियलाइज। अब हमें रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालना है, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखिए आपका डेबिट साइड का टोटल क्या हो रहा है वो हम देखेंगे, और क्रेडिट साइड का टोटल भी हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 260 एंड 20, 280, 280 एंड 70, 350, तो 4,05,000, 4,05,000 का टोटल हो रहा है हमारा डेबिट साइड का, 4,05,000। राइट। अब देखें जरा क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो रहा है। देखिए 130 एंड 130 दैट इज 260, 260 एंड 30 दैट इज 260 एंड 30, 290, 290, 2,90,000 एंड 1 लाख, 3,90,000, 3,90,000 एंड 20, 4,10,000। तो क्रेडिट का टोटल हो रहा है 4,10,000। ऑब्वियसली भाई क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। कितना आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल, 4,10,000, और डेबिट का टोटल कितना है, 4,05,000। इसका मतलब हमें क्या करना है, जो ज्यादा वाला है वो दोनों साइड पे लिखा जाएगा, 4,10,000। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कितना आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर मेरा आ रहा है 5,000 रुपीज का। और ये 5,000 रुपीज को मैं क्या करूंगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू आकम्स कैपिटल अकाउंट, बाकम्स कैपिटल अकाउंट। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखते हैं हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कितना दे रखा है। तो क्वेश्चन में मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है रुपीज, सॉरी, 3:2, 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखा है। तो हम 3:2 के रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे, 3,000 एंड 2,000। और यहाँ पे मेरा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो आप इसको नोट डाउन करके रखें। शाम को 8 बजे मैं आपकी एक ऑनलाइन क्लास लूंगा, उसमें आप अपने डाउट्स क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। अभी मैं क्लास खत्म नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको कुछ पर्टिकुलर फंडामेंटल्स बताए डिसोल्यूशन के। अभी मैंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करवाया है। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का किस तरह से आपको ट्रीटमेंट करना होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको आप आगे देखें दोबारा से, ठीक है। अब हमारा आता है ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोल सकते हैं आप इसको, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का या फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का किस तरह से आपको ट्रीटमेंट करना है, उसके लिए मैं एक टेबल जैसा आपको बना के बता रहा हूँ। आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन से इसको देखें और समझें, पूरा अच्छा सा आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात आपको ये डिसाइड करना है द एक्सपेंसेस जो हैं वो एक्सपेंसेस किसने बियर किए हैं, द एक्सपेंसेस बोर्न बाय whom, एंड वो एक्सपेंसेस पेमेंट किसने किए हैं, द एक्सपेंसेस पेड बाय whom। राइट। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म एंड द एक्सपेंसेस पेड बाय
फर्म। जब फर्म के एक्सपेंसेस हो, फर्म ही बियर करे और फर्म ही उसका पेमेंट करे, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट बीइंग realization expenses paid। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट सिचुएशन बताई। टोटल मिला के आपको 4 सिचुएशंस अपने माइंड में ध्यान करनी है कि कैसे ट्रीटमेंट होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। सबसे पहली सिचुएशन मैंने आपको बताई है, द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विच आर बोर्न बाय द फर्म एंड पेड बाय ऑल्सो पेड बाय द फर्म। तो जब फर्म ही बियर कर रही है और फर्म ही पेमेंट कर रही है, तो आपकी जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। दूसरी सिचुएशन हम लेते हैं, अगेन द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय फर्म, राइट। सेकेंड सिचुएशन हम ले रहे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म बट दिस टाइम पेड बाय पार्टनर। जनरल एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। तो ये हमारा हुआ सेकंड सिचुएशन। टोटल मिला के 4 सिचुएशंस हैं जिनसे आपको डील करना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड। तो पहली सिचुएशन मैंने आपको बताया, पेड बाय बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दूसरी में क्या हुआ, अगेन फर्म ही बियर कर रही थी, फर्म ही बियर कर रहे, लेकिन यहाँ पे पेमेंट जो था फर्म की जगह पार्टनर ने किया, तो हमने टू कैश की जगह यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा। देखिए थर्ड सिचुएशन हमारे पास में क्या आती है। थर्ड सिचुएशन को देखेंगे, जब द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर, पार्टनर अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करता है और उन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट फर्म करती है, तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट बीइंग expenses borne by partner paid by firm। तो ये हमारा हुआ थर्ड सिचुएशन। अब मैं इसमें कुछ सिमिलरिटी आपको बताता हूं, जिसको जानने के बाद आपको याद करने में इजी रहेगा, और फिर फोर्थ जनरल एंट्री, फोर्थ सिचुएशन आप अपने आप क्रिएट करेंगे। देखिए, जब जब पेड बाय फर्म आया तो हमने टू कैश अकाउंट लिखा है ना? यानी कि अगर फर्म पे करेगी तो हमें क्रेडिट कौन से अकाउंट को करना है, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है, राइट। दूसरा देखिए, इसमें और क्या आपको कॉमन चीज नजर आ रही है, जब जब बोर्न बाय फर्म आया तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया। अगर बोर्न बाय फर्म होगा तो डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट होगा। ठीक है, और क्या कॉमन चीज आपको इसमें नजर आ रही है, जब पेमेंट पार्टनर ने किया तो हमने पार्टनर को क्रेडिट किया, और जब बोर्न पार्टनर ने किया तो हमने पार्टनर को डेबिट किया। चलिए फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, फिर से अपने माइंड में इन चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करें। देखिए, कौन सी आइटम का रिलेशन किससे होता है वो समझिए आप। बोन बाय का रिलेशन होएगा डेबिट से, जो बियर करेगा उसे करना है डेबिट, और जो पे करेगा उसे करना है क्रेडिट। अगर फर्म बियर करेगी तो आपको डेबिट किसे करना है, रियलाइजेशन अकाउंट को,
फर्म ने बियर किया तो डेबिट किसे करना है? रियलाइजेशन अकाउंट को। वहीं अगर पार्टनर बियर कर रहा है तो आप डेबिट किसको करेंगे? पार्टनर को, खुद को, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। पेड बाय, जो पे करता है उसको क्रेडिट करना है। फर्म ने पे किया तो आप क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को। फर्म ने पे किया तो आप क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को। लेकिन अगर पार्टनर ने पेमेंट किया तो आप क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये चीज आपको समझ में आए? मैं फोर्थ सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूं। पूरे कॉन्सेंट्रेशन से आप देखें और सोचें कि क्या उसकी जनरल एंट्री होनी चाहिए। फोर्थ सिचुएशन, दैट इज expenses borne by partner and paid by partner। तो जो बियर करेगा, अगर पार्टनर ने बियर किया है तो डेबिट कौन होगा? डेबिट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर ने पेमेंट किया तो क्रेडिट कौन होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही डेबिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट होगा, तो दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? नो जर्नल एंट्री। क्योंकि पार्टनर को ही आप डेबिट करेंगे कि जो बियर करता है वो डेबिट होता है। पार्टनर को ही आप क्रेडिट करेंगे क्योंकि जो पेमेंट करता है वो क्रेडिट होता है। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नो जनरल एंट्री। लेकिन सपोज बियर तो एक पार्टनर करे और पेमेंट दूसरा पार्टनर करे। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या लिखा था? क्वेश्चन में दिखाता हूं आपको। देखिए पॉइंट नंबर ई को आप पढ़ें क्या लिख रहा है। पॉइंट नंबर ई में लिखा है रिलेशन एक्सपेंस ₹5,000 बोन बाय, पेड बाय बाकम। जो पे करता है उसको करना होता है क्रेडिट। बोन बाय आकम, जो बियर करता है उसको करना होता है डेबिट। तो हमने जनरल एंट्री क्या की थी? जो डेबिट, आकम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बाकम्स कैपिटल अकाउंट। बोन बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर है, लेकिन फिर भी हमने जनरल एंट्री की। क्यों? क्योंकि बियर एक पार्टनर कर रहा है और पे दूसरा पार्टनर कर रहा है। जो पे करता है उसको करना होता है क्रेडिट, जो बियर करता है उसको करना होता है डेबिट। तो यह एंट्री क्या होगी आपकी? आकम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बाकम्स कैपिटल अकाउंट, जिसकी लेजर पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगी। लेकिन अगर सेम पार्टनर बियर करे और सेम पार्टनर ही पे करे तो ऐसी सिचुएशन में फिर नो जनरल एंट्री हो जाती है। हाँ, वहां पे क्या दे रखा था उसने? दैट बाकम ने तो पे किया था और आकम ने उसको बियर किया था, तो हमने एंट्री की थी आकम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बाकम्स कैपिटल अकाउंट। जब अलग पार्टनर बियर कर रहा है, अलग पार्टनर पे कर रहा है, तो ही हुआ था। सेम पार्टनर बियर करेगा, सेम पार्टनर पे करेगा, तो कोई जनरल एंट्री करने की फिर जरूरत नहीं रह जाती है। ये मैंने आपको डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का बताया। अब 10 मिनट में और लूंगा और एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। आई कैन एश्योर कि आपके माइंड में जितने भी क्वेरीज की, जितने भी डाउट्स बचे होंगे डिसोल्यूशन के चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे क्लियर हो जाएं। कोई भी डाउट आपके माइंड में ना बचे। डिसोल्यूशन बहुत ही इजी चैप्टर है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि प्री बोर्ड के पेपर में जब मैंने आपके क्वेश्चंस चेक किए, मैंने देखा कि डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट्स ने कुछ गलतियां कर रहे थे। दैट्स व्हाई आई जस्ट कंडक्टेड दिस रेमेडियल क्लास। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक और हम लेंगे और उसके बाद में हम इस क्लास को यहाँ पे ओवर करेंगे। ओके, सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रियाज एंड इमरान who were sharing profits and losses in the ratio of 3:1 respectively decided to dissolve the firm on 31st March 2020। their balance sheet is as follows। हमें बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स गिवन है, लोन फ्रॉम मिसेस रियाज है। बहुत अच्छी तरह से इस बात को अपने माइंड में क्लियर कीजिए। अगर रियाज का खुद का लोन होता, सपोज यहाँ पे लिखा होता लोन फ्रॉम रियाज, है ना, ये नहीं लिखा होता, यहाँ लिखा होता लोन फ्रॉम रियाज, तो हम पार्टनर्स लोन अकाउंट अलग से बनाते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है लोन फ्रॉम मिसेज रियाज, इसका मतलब ये पार्टनर का लोन नहीं है, पार्टनर के रिलेटिव का लोन है, पार्टनर के स्पाउस का लोन है, पार्टनर के फ्रेंड का लोन है। वो सब आउटसाइडर लोन ट्रीट किया जाता है और रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। पार्टनर का खुद का लोन होगा तो पार्टनर्स लोन अकाउंट अलग से बनेगा। लेकिन अगर पार्टनर के किसी रिलेटिव का लोन है या आउटसाइडर लोन है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। रियाज कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैश अकाउंट हमारा कैश एट बैंक है तो बैंक अकाउंट में जाएगा। इमरान कैपिटल अकाउंट ऑब्वियसली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बनेगा।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और सन्ड्री एसेट्स दे रखे हैं वो आपके रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे। द एसेट्स अदर देन कैश एट बैंक realized rupees 55,000 and all creditors including loan from Mrs. Riaz were paid off less 5% discount. Realization expenses amounted to rupees 500. Prepare realization account, bank account and the capital account of partners assuming that both the partners are solvent. इस क्वेश्चन में हमें रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना है, बैंक अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तीनों स्टेटमेंट बनाने के लिए हमसे डिमांड किया गया है। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे दोनों पार्टनर्स के नाम विद देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रियाज एंड इमरान आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो यहाँ पे मैंने कुछ पर्टिकुलर थिंग्स पहले से फॉर्मेट बना के रखे हैं, लिख लेते हैं हम यहाँ पे। रियाज एंड इमरान आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब मुझे ट्रांसफर करने हैं यहाँ पे कुछ आइटम्स। टू डेबिट साइड पर कौन सी चीजें ट्रांसफर होती हैं? क्रॉस में, है ना। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड की जो आइटम्स हैं वो डेबिट में ट्रांसफर होंगी। टू एसेट्स ट्रांसफर्ड टू, टू की जरूरत नहीं, टू एसेट्स ट्रांसफर्ड। तो देखते हैं कौन कौन से एसेट्स हमें दे रखे हैं। एक तो हमें दे रखा है, ओके, डायरेक्टली हमें टोटल अमाउंट दे दिया एसेट्स का, जो कि दिया है सन्ड्री एसेट्स 60,000। तो डायरेक्टली आप ट्रांसफर कर देंगे इन्हें। सन्ड्री एसेट्स रुपीज 60,000, राइट। आगे बढ़ते हैं। और हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है लाइबिलिटीज के लिए दो लाइबिलिटीज यहाँ पे मेंशन है। एक है क्रेडिटर्स 15,000 के, दूसरे हैं लोन फ्रॉम मिसेस रियाज 5,000 का। मैंने फिर से बता दूं, पार्टनर का खुद का लोन होता तो लोन अकाउंट अलग से बनता, लेकिन अगर पार्टनर के रिलेटिव का लोन है, स्पाउस का लोन है, सन का लोन है, फादर का लोन है, कोई भी अदर, वो सब के सब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। तो क्रेडिटर्स 15,000 और लोन 5,000 रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएंगे। 15,000 एंड 5,000 बाय लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड। क्रेडिटर्स 15,000, मिसेस रियाज लोन 5,000, टोटल आउटर कॉलम में 20,000। बैलेंस शीट की जितनी भी आइटम्स हैं एक एक करके हम सारी आइटम्स को रेस्पेक्टिव प्लेसेस पे ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिटर्स ट्रांसफर हो गए, लोन भी ट्रांसफर हो गया। अब ले लेते हैं हम कैपिटल अकाउंट। रियाज के कैपिटल अकाउंट जो लाइबिलिटी साइड से उठा रहे हैं वो तो जाएगा क्रेडिट में। रियाज कैपिटल अकाउंट का 50,000 जाएगा क्रेडिट में। रियाज कैपिटल अकाउंट 50,000। तो आइए, ये बनाया मैंने कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जैसे कि मैंने आपको बताया, रियाज कैपिटल अकाउंट आएगा क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ही लिखेंगे, 50,000 रुपीज क्रेडिट साइड पर। दोबारा से क्वेश्चन में लौटते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड की सारी आइटम्स लिख चुके हैं हम। ये दोनों आइटम रियलाइजेशन अकाउंट में गए और ये रियाज कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन बना। अब आता है नेक्स्ट आइटम आपका कैश एट बैंक। ये बैंक अकाउंट में जाएगा 1,000 रुपीज। कहाँ पे जाएगा? बैंक अकाउंट के डेबिट में। क्रॉस में चीजें जाती हैं। तो आ जाइए, 1,000 रुपीज हमें लिखने हैं बैंक अकाउंट के डेबिट में। ये बैंक अकाउंट मैंने पहले से बना रखा है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹1,000। जब हम किसी भी अकाउंट में उसी का बैलेंस लिखते हैं तो बैलेंस ब्रॉट डाउन वर्ड यूज करते हैं, और रियलाइजेशन अकाउंट में जब हम चीजें ट्रांसफर करते हैं तो उस पर्टिकुलर अकाउंट के नाम से चीजें आती हैं। दोबारा से लौटते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में और क्या दे रखा है हमें।
जो चीज़ें ट्रांसफर कर चुके हैं उनको आप ये याद रखना, उनको टिक लगाते जाना। ये आइटम्स ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं, कैश एट बैंक ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, सन्ड्री एसेट्स ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं। अब बचा हमारे पास में इमरान्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इमरान्स कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन बनेगा। और क्योंकि ये एसेट्स में दे रखा है तो कहाँ पे जाएगा? एसेट साइड पे जाएगा। इमरान्स कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपीज डेबिट में। इमरान्स कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपीज डेबिट में। तो डेबिट साइड पे हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इमरान के कैपिटल अकाउंट में, इमरान के कॉलम में हम लिखेंगे ₹5,000। फिर से क्वेश्चन में लौटते हैं। क्वेश्चन की सारी आइटम्स को हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं स्टूडेंट्स, सिर्फ एक आइटम बची है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। क्या है ये? एक्यूमुलेटेड लॉस है 4,000 रुपीज का, जो कि ट्रांसफर होगा पार्टनर्स में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किधर? ऑब्वियसली अगेन डेबिट साइड पे। मैंने बताया चीजें क्रॉस में जाती हैं। सपोज यहाँ कोई रिजर्व फंड होता, तो रिजर्व फंड होता है, जनरल रिजर्व होता, या इटसेल्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें लाइबिलिटीज में रखा, तो ये सारी चीजें कहाँ जाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। लेकिन जो चीजें हमें एसेट्स में दे रखी हैं वो जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया 4,000 का, जो कि पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऑन द डेबिट साइड वी विल राइट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 3,000 3:1 के रेशियो में करना है इसे हमें, 3,000 एंड 1,000। ये ट्रांसफर हो गया। आप देखेंगे कि बैलेंस शीट के सारे आइटम्स में ट्रांसफर कर चुका हूं। अब मुझे बैलेंस शीट को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट की सारी आइटम्स में ट्रांसफर कर चुका हूं। अब मैं एडिशनल फॉर्मेशन को पढ़ूंगा, एक एक एडिशनल फॉर्मेशन को हम पढ़ते जाएंगे, उसका ट्रीटमेंट करते जाएंगे। द एसेट्स अदर देन कैश एट बैंक रियलाइज ₹55,000। जहां पे एसेट्स लिखे हैं उसके अपोजिट साइड में ₹55,000 मुझे रियलाइज करना है। आ जाइए सॉल्यूशन में। कहाँ पे लिखे हैं आपने एसेट्स? मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में ये यहाँ पे एसेट्स लिख रखे हैं 60,000 के। इसके अपोजिट साइड पे आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा एसेट्स, और जो वैल्यू आपको एडिशनल फॉर्मेशन में कहा है 55,000, उतने में आप उसको रियलाइज कर लीजिए। और जैसे ही, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा बाय बैंक, इमीडिएटली उसकी लेजर पोस्टिंग कीजिए स्टूडेंट्स। इमीडिएटली उसकी लेजर पोस्टिंग कहाँ पे करेंगे? बैंक अकाउंट में हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन में लिखा बाय बैंक, तो बैंक में लिखेंगे टू रियलाइजेशन। तो आ जाइए बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट में ब्रैकेट में आप लिखेंगे कि किस बात के लिए रियलाइजेशन अकाउंट लिखा है आपने। ये हमने लिखा है एसेट्स के लिए, टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स। और सॉरी, मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख दिया, जबकि हमें लिखना था बैंक अकाउंट में, है ना, क्योंकि हमने वहां पे बाय बैंक लिखा है ना, तो हम इसको लिखेंगे बैंक अकाउंट में। मैंने गलती से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख दिया। बैंक अकाउंट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे एसेट्स, और कितने में रियलाइज किया एसेट्स को? 55,000 में। अपोजिट में लेजर पोस्टिंग्स होती है सारी। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। क्वेश्चन में देखें और क्या इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में दे रखा है, पहला 55,000 वाला तो हो गया। नेक्स्ट दिया है ऑल क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग लोन फ्रॉम मिसेज रियाज। दो ही लाइबिलिटी है, एक है क्रेडिटर, एक है लोन फ्रॉम मिसेज रियाज। वर पेड ऑफ एट 5% डिस्काउंट। 5% की डिस्काउंट पे इनका पेमेंट आप कर रहे हैं। तो देखिए 5,000 का 5% कितना हो जाएगा? 250, यानी पेमेंट करेंगे आप 4,750 का। और 15,000 का 5% मुझे निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 750, यानी कि हम पेमेंट करेंगे 14,250 का। 14,250 और 4,750 का पेमेंट करना है। 5% के डिस्काउंट पे पेमेंट करना है ना, तो जो भी वैल्यूज दे रखी थी उसमें से 5% अमाउंट लेस कर दो। 15,000 में से का 15,000 का 5% होता है 750, लेस किया, आ गया 14,250 का पेमेंट किया। 5,000 का 5% होता है 250, लेस करके 4,750 का हमने पेमेंट कर दिया। कहाँ पे पेमेंट करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में, जहां पे लिखा उसके अपोजिट साइड पर। तो आ जाइए रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ है हमारा? ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में ये लिखे हुए हैं मेरे पास में क्रेडिटर्स, और ये लिखा हुआ है लोन। इसके अपोजिट में हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट,
और बैंक अकाउंट में सबसे पहला क्रेडिटर्स 5% डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट आएगा 14,250। और मिसेस लोन, मिसेस रियाज लोन ₹4,750। आउटर कॉलम में जाएगा ये अमाउंट 19,000, राइट। 14,000, 15 एंड 4, 19,000। और क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है टू बैंक, तो इसकी इमीडिएटली लेजर पोस्टिंग करेंगे हम कहाँ पे, बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि मैंने रियलाइजेशन में लिखा है टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में लिखूंगा मैं क्या है, बाय रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में लिखा है टू बैंक, तो बैंक में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। तो आ जाइए बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, ये रियलाइजेशन अकाउंट किसके लिए लिख रहे हैं हम, लाइबिलिटीज के लिए, तो ब्रैकेट में लिखा लाइबिलिटीज और अमाउंट कितना जाएगा 19,000। चलते हैं दोबारा से क्वेश्चन में। अगर कोई डाउट अराइज हुआ है माइंड में तो कॉपी में नोट डाउन करके रखें, जिससे शाम को क्लास में आप उसे पूछ सकें। तो सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हो चुकी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक पॉइंट बचा है लास्ट, वो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹500। कौन पे करेगा, कौन बियर करेगा, कुछ नहीं लिखा है, तो हम यही मान के चलते हैं फर्म के एक्सपेंस है, फर्म ही बियर करेगी, फर्म ही पे करेगी। तो आ जाइए डायरेक्टली क्वेश्चन में। रियलाइजेशन अकाउंट में, ऑन द रियलाइजेशन अकाउंट के पे जब भी किसी लाइबिलिटी का पेमेंट करना है तो टू बैंक या टू कैश लिख के हम पेमेंट करेंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पे टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹500, राइट। जैसे किसी क्रेडिटर का पेमेंट किया, लोन का पेमेंट किया, तो हमने टू बैंक लिखा था, तो एक्सपेंसेस का पेमेंट करते समय भी टू बैंक अकाउंट ही लिखेंगे। हो गया। और इमीडिएटली उसकी लेजर पोस्टिंग करो। रियलाइजेशन अकाउंट में आपने लिखा है टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन। लेजर पोस्टिंग इमीडिएटली करना जरूरी है, गलती होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो हम बैंक अकाउंट में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंसेस और अमाउंट लिखेंगे 500। क्योंकि हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमारी कंप्लीट हो गई, अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है, रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, उस बैलेंसिंग फिगर को हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो ट्रांसफर करेंगे बैंक अकाउंट में। और बैंक अकाउंट अगर हमारा इक्वल आ जाता है, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। तो देखिए, आप देखेंगे कि जो हमारा डेबिट साइड है उसका टोटल तो कितना हो रहा है, 60 एंड 19, दैट इज 79,500, 79,500, 79,500, राइट। और डेबिट का टोटल हमारा कितना, क्रेडिट का टोटल कितना हो रहा है वो भी देख लेते हैं। 79,500 में से हम लेस करेंगे ये अमाउंट, तो ये रहा देखिए 75,000, 75,000। डिफरेंस अमाउंट आता है मेरे पास में 4,500। ये आ गया मेरे पास में बैलेंसिंग फिगर ₹4,500 का। इसे हम क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, कहाँ पे, रियाज कैपिटल अकाउंट एंड इमरान्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट्स ट्रांसफर किए जाएंगे, किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:1 में। तो 3:1 में जब मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास में आ जाता है, देखिए 3,000 और 1,000, और 500 को अगर हम करें तो 125। तो 3,375 एंड 1,125, ये हमारा इनको 3:1 के रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया। क्योंकि मैंने यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा है रियाज कैपिटल एंड इमरान कैपिटल, तो रियाज कैपिटल एंड इमरान कैपिटल के डेबिट में इसकी लेजर पोस्टिंग की जाएगी। तो रियाज कैपिटल और इमरान कैपिटल के डेबिट में हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा लॉस ₹3,700 एंड 3,375, कितना आया था, 3,375, 3,375 एंड 1,125। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के भी बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जो भी बैलेंसिंग फिगर होंगे वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का सबसे पहले हम ले लेते हैं रियाज को। तो देखिए रियाज का जो
क्रेडिट साइड पे टोटल आ रहा है वो है 50,000 और डेबिट साइड का टोटल है 6,375। तो ऑब्वियसली जो ज्यादा वाला है वो दोनों साइड के टोटल में लिख के डिफरेंस अमाउंट निकाल लेंगे हम। 50,000 में से माइनस करेंगे 6,375, बचेगा हमारे पास में 5, 2, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 6 3 4, 43,625 ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आया है। बैलेंसिंग फिगर को हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, वो ट्रांसफर हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट में। ₹43,625 और इमीडिएटली उसकी लेजर पोस्टिंग में कर देता हूँ, बाय रियाज कैपिटल अकाउंट, दैट इज द फाइनल पेमेंट मेड टू हिम 43,625। इसके बाद में अब हम लेंगे इमरान कैपिटल अकाउंट का। तो इमरान कैपिटल अकाउंट में आप देखें कि क्रेडिट साइड पे तो कुछ है ही नहीं। डेबिट का टोटल आ रहा है 7,125 और वही आपका बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा बिकॉज ऑन द क्रेडिट साइड देयर इज नो एंट्री। तो इसका बैलेंसिंग फिगर हमारा आ रहा है बाय बैंक अकाउंट, हम उसको लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर को। बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करना है। दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर एक्चुअली वी हैव गॉट ₹7,125। इमीडिएटली उसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे टू इमरान्स कैपिटल अकाउंट, कैश ब्रॉट इन ₹7,125। नाउ द फाइनल वर्डिक्ट, अगर मेरा टोटल बैंक अकाउंट का इक्वल आ जाता है इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन करेक्ट है। तो देखिए शुरू करते हैं हम। 2 5 तो पहले लिख दिया मैंने, इसके बाद में 5 एंड 6 1 एंड 1 कैरी ओवर, तो हो गया 10, 10 एंड 3 13 एंड 1, 2 एंड 4 63,125 मेरा क्रेडिट का टोटल है बैंक अकाउंट में। चलिए आते हैं यहाँ पे 125 तो पहले लिख दिया, इसके बाद 1 एंड 5 6, 6 एंड 7 13 का 3 एंड 1 और 63,125 भी मेरा डेबिट का टोटल है। क्योंकि मेरा डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल आ गए इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन करेक्ट है। तो मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर का एक ओवरव्यू दिया और 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हमने सॉल्व किए हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि आप कम से कम 4 से 5 और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस चैप्टर से सॉल्व करें और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स अगर अराइज होते हैं तो उनको एक कॉपी में नोट डाउन करके रखें। हम मिलेंगे शाम को 8 बजे एक जूम मीटिंग में, जूम क्लास में, और लाइव क्लास रहेगी जिससे कि आप उसको डायरेक्टली मुझसे अपने क्वेश्चंस अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है जिससे कि आप उसको राइट 8 बजे क्लास को ज्वाइन कर सकें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और किसी और चैप्टर का अगर आप रिवीजन चाहते हैं तो वो भी आप जरूर मुझे बता दीजिएगा जिससे कि हम बिफोर द एग्जाम्स, अभी आपके पास में नेक्स्ट एग्जाम आने में कुछ गैप है तो आप अपने इस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। डिसोल्यूशन के चैप्टर का पूरा एक ओवरव्यू मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।